नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपके मध्य में लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार श्रृंखला को लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके लिए आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? शरत चंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, बिमल मित्र। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार की ये औपन्यासिक जीवनी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? शरत चंद्र की है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। और इसको लिखने में लेखक को जो है 14 वर्ष का समय लगता है। कितने? 14 वर्ष का। और ये जो जीवनी है ये 3 भागों में है। कितने? 3 भागों में विभाजित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ में सुमेलित कीजिए। यानी कौन से उपन्यास में कौन सा पात्र है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है? तमस उपन्यास का पात्र कौन है? रिचर्ड है। कौन है? रिचर्ड है। फिर जो है राग दरबारी उपन्यास का पात्र कौन है? रंगनाथ है। महाभोज उपन्यास का पात्र कौन है? तो शुकुल बाबू महाभोज उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास का पात्र कौन है? तो तारा है। ये रहा आपका सही मिलान। और कूट के रूप में जो आपका उत्तर यानी विकल्प सही होगा वो विकल्प सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है। यानी कौन सी आत्मकथा किसकी है? तो सबसे पहले है हादसे। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की है। शिकंजे का दर्द ये जो है सुशीला टाकभौरे की है। और जूठन ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट आपका कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में? तो आपका विकल्प सी इसमें सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को जो है उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की है। अधूरे साक्षात्कार ये नेमचंद्र जैन की रचना है। इतिहास और आलोचना ये नामवर सिंह की है। और प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा की आलोचना की पुस्तक है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। और जो आपका कूट सही होगा उत्तर के रूप में वो विकल्प पे आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कवि आपके सामने है, इसका सही अनुक्रम क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी इस प्रश्न के लिए। यानी पहले सरयपा आएंगे, फिर लुइपा आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, उसके बाद अद्दहमाण आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? स्थापना और तर्क का है। एलटी और यूपी पीजीटी में इस प्रकार के, और जीआईसी, जीडीसी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार के कम से कम 5-5, 10 प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है? स्थापना, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्त होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थिति में रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। यानी इसमें क्या सही है क्या नहीं सही ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है? ए भी सही है, यानी स्थापना और तर्क भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, यानी विकल्प है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्त होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या है? यहाँ भी स्थापना और तर्क से संबंधित है। देखते हैं हम लोग। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, नए सिद्धांतों और नए संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें भी क्या है? ए सही है, आर सही, यानी दोनों सही विकल्प भी आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है
भारतेंद्र युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। भारतेंद्र युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। फिर है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तो यानी ये भी बात सही है। तो क्या ए सही आर सही, अर्थात विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, काव्य का सर्वस्व अलंकार है, ये स्थापना है। तर्क क्या है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य दिखता है। क्या ये बात सत्य है? तो काव्य का सर्वस्व अलंकार नहीं है, यानी ये गलत है। फिर है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता का आंतरिक सौंदर्य हो सकता है, ये भी गलत है। तो यानी क्या है, ए गलत और आर गलत, दोनों विकल्प जो है गलत माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मगही। तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मगही नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं, कौन सी आती हैं देखते हैं हम लोग। प्राकृत में लिखी गई नहीं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई नहीं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई नहीं, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई जो रचनाएं हैं वो 84 सिद्धों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। किसका ये इंपॉर्टेंट कथन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लीलता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी और ज्ञान मार्गी शाखा। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राणचंद्र चौहान का संबंध जो है किससे है? राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? पूछा जा रहा है भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। तो भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास जी की। अगला प्रश्न है, राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है? नहीं। उत्थान का युग है? नहीं। विस्तार का युग है? नहीं। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है, ये आपका उत्तर माना जाएगा। यानी राजनीतिक रूप से देखा जाए तो रीतकाल मुगलों के शासन वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता है, श्यामा लता ये भी है, श्यामा सरोजनी ये भी है। जो नहीं है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना प्रेम प्रलाप। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो तेहि त्याग तपाइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइये ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन की बगियान बसंत बसेरो कियो तेहि त्याग तपाइये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइये ना। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? श्रीधर पाठक जी की हैं, श्रांत पथिक रचना से ली गई है। आपका प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो आवारा मसीहा ये जो है किसके जीवन पर आधारित औपन्यासिक जीवनी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किसका है? उत्साह,
युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। और युद्ध और नारी ये निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ये जो कहानी है, इस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। और ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? जैनेंद्र कुमार जी की। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? जैनेंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। किस जयशंकर प्रसाद के नाटक का पात्र है पर्णदत्त? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? शांतप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये क्या है? आलोचना ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। और नंदुलारे वाजपेयी की ये जो है प्रथम रचना भी मानी जाती है। प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? आचार्य शंकुक, उनके सिद्धांत का नाम क्या है? अन्मितवाद, भोगवाद, अव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो शंकुक के सिद्धांत का नाम इनमें से क्या होगा? वो अनुमितवाद है। क्या नाम है? अनुमितवाद है। और अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम अव्यक्तिवाद है। भट्ट नायक का भोगवाद या भुक्तिवाद है। और भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा लिखित नहीं है? किसकी? आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक पूछ रहा, कौन सी नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये तो है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये भी है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये भी है। जो नहीं है वो है आपका नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये जो है पुस्तक रिचर्ड्स की नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक यानी खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? ये जो है आपको बताना है। तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और दिल्ली मेरठ के आसपास की जो है लोक बोली की अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी भ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। तो आपका उत्तर 1, 2, 3, ये 3 बातें खड़ी बोली के विषय में सही हैं। और 1, 2, 3 किसमें हैं? आपका विकल्प सी आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? किसका संबंध जो है अज्ञेय से है? देखते हैं हम लोग किसका संबंध है। तो आत्मचेतस ये भी जो है इसका संबंध किससे? अज्ञेय से है। फिर उसके बाद में बावरा हैरी भी है। जापानी लोक कथा का रचनात्मक प्रयोग ये भी है। तीनों बातें अज्ञेय से संबंधित हैं। जो नहीं है वो है विचार कविता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मचेतस यानी 1, बावरा हैरी 2 और जापानी लोक कथा यानी कि 4। 1, 2, 4 आपका उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी क्या है? हाँ, 1, 3, 4 है। तो 1, 3, 4 किस में है? विकल्प डी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? देखते हैं हम लोग कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो पंडित बुद्धिराम है और आमीना है, यानी 2 और 3 ये हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम और आमीना ये प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। लहना सिंह उसने कहा था कहानी में है, जो कि गुलेरी की है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो प्रेमचंद के उपन्यासों में कृष्णचंद्र भी है और सूफिया भी है और उसके साथ साथ में गजाधर भी है। यानी कृष्णचंद्र, सूफिया,
गजाधर, ये 3 लोग जो है प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, एक तो आलोक पर्व है और विचार और वितर्क, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह 1 और 3 है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो दलित आत्मकथाएं अपने अपने पिंजरे हैं और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जो है 1 और 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2 है दलित आत्मकथाएं। तो आपका उत्तर विकल्प बी होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? देखते हैं किसका संबंध यथार्थवाद से है। तो इनमें से मदाम बावेरी और जॉन लॉक, इन दोनों लोगों का संबंध यथार्थवाद से है, यानी आपका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 1 और 2। और बाकी ये लोग जो है यथार्थवाद से संबंधित नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद के इनमें नाटक कौन कौन से हैं? एक तो संग्राम है और फिर है प्रेम की बेदी। संग्राम और प्रेम की बेदी यानी 2 और 4, ये प्रेमचंद के नाटक हैं। फिर अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? तो साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, गलत है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये बिल्कुल ठीक है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये भी बात सही है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं, ये गलत है। तो आपका कौन सा? 2 और 3, 2 और 3 सही है, यानी कि विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रचनाएं आप लोगों के सामने हैं, आपको बताना है इनका सही अनुक्रम क्या होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर चित्रावली, उसके बाद में अनुराग बांसुरी का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 संत कवि आपके सामने हैं, दादू मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास, इनका सही क्रम क्या माना जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी पहले गुरु नानक का जन्म, फिर दादू दयाल का, फिर मलुकदास का, उसके बाद में सुंदरदास का। अगला प्रश्न आपके सामने है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम में आपको लगाना है। कौन आएगा पहले, कौन आएगा बाद में? तो आपका इसमें उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। श्रीधर पाठक पहले आएंगे, फिर हरिऔध आएंगे, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आएंगे, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी आएंगे, यानी विकल्प ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है? साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। तो ये भी बात सही है, अर्थात आपका ए सही, आर सही, ये उत्तर हो जाएगा। दोनों बातें सही, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या मार्क्सवाद है? यानी नहीं, अर्थात ये गलत है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो ये भी क्या है, गलत है, यानी दलित साहित्य के विषय में दोनों बातें गलत हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ए गलत और आर गलत। फिर आपका प्रश्न है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। क्या ये बात सही है? यानी छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, तो ये गलत है। फिर है, इसीलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ये भी क्या है, गलत है। आध्यात्मिक चेतना इसमें है और छायावाद केवल लौकिक नहीं, कहीं कहीं आध्यात्मिक बातें भी आती हैं, अर्थात दोनों बातें गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न में? विकल्प डी, यानी ए गलत और आर गलत।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार आपको सुमेलित करना है। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये बिजनौर में। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा में। और बांगरू कहाँ बोली जाती है? तो ये करनाल में। और अवधी कहाँ बोली जाती है? सुल्तानपुर में। तो ये आपका हो गया सही मिलान। और इसमें देखते हैं कूट कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प भी आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग, रचनाएं हैं और उनकी भाषा से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या है? आवहट्ट। आवहट्ट भाषा की रचना कौन सी है? कीर्तलता है विद्यापति की। ब्रज भाषा की रचना कौन सी है? भंवर गीत नंददास की है। और फिर अवधी भाषा की रचना कौन सी है? तो मधुमालती है। और खड़ी बोली की रचना कौन सी है? परिप्रवास महाकाव्य। तो ये रहा आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें कूट आपका कौन सा सही हो जाएगा? जो उत्तर आपका होगा विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित पंक्तियों को उनके जो है रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। सभी पंक्तियां जो है ये अलग अलग कवियों की हैं। तो सबसे पहले क्या है? नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाए। ये पंक्ति किसकी है? कणैपा की है। फिर है काया तरुवर पंच बिड़ाल। ये पंक्ति किसकी है? लुइपा की है, काया तरुवर पंच बिड़ाल। फिर है कड़वा बोल न बोलस नारी। ये पंक्ति किसकी है? कड़वा बोल न बोलिस नारी। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? नरपति नाल की है, कड़वा बोलना बोलिस नारी। फिर है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये खुसरो की पंक्ति है। तो ये रहा आपका सही मिलान। और इसमें जो आपका कूट सही हो जाएगा उत्तर के रूप में, वो आपका विकल्प आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं, देखते हैं। ओनई घटा परी जग छाहा। तो ये पंक्ति किसकी है? ओनई घटा परी जग छाहा, ये जायसी की है, पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। फिर है आवत जात पनहिया टूटी। ये तो कुंभन दास की आप सभी लोग जानते हैं। फिर है अति मलिन वृषभान कुमारी। ये पंक्ति जो है सूरदास की है। फिर कीरत भनित भूत भल सोई। ये तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाई है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें जो आपका कूट सही होगा वो कौन सा होगा? विकल्प डी आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं कौन सा सिद्धांत किसका है। तो सबसे पहले देखते हैं अद्वैतवादी कौन है इनमें से? तो रैदास जी अद्वैतवादी हैं। फिर विशिष्टाद्वैतवादी कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवादी में आपके कौन से आ जाएंगे? विशिष्टाद्वैतवाद में आपके आ जाएंगे ये तुलसीदास जी। फिर शुद्धाद्वैतवाद में कौन से आएंगे? तो शुद्धाद्वैतवाद में कुंभन दास आ जाएंगे। और सखी संप्रदाय में कौन? स्वामी हरदास जी आ जाएंगे। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें देखते हैं कूट क्या आपका सही होगा। जो आंसर है वो आपका है विकल्प ए। कौन सा है? विकल्प ए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले जपुजी। ये जपुजी रचना किसकी है? तो आपके ये है नानक देव की। फिर रसमंजरी किसकी है? नंददास की है। बरवै नायिका भेद किसकी है? रहीमदास की है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तो ये आपके तुलसीदास की है। तो ये रहा आपका सही मिलान। और जो आपका आंसर सही होगा इस प्रश्न के लिए वो जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, कूट। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। कुल मिलाकर सीधे सीधे क्या आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? रचना का नाम है रस सागर।
रस सागर, रस सागर रचना किसकी है? तो ये है श्रीपति जी की। फिर है रस चंद्रोदय, ये रचना किसकी है? तो ये है कवींद्र जी की रस चंद्रोदय। फिर रसराज ये मतिराम की है, और रस पीयूष निधि ये आपके सोमनाथ जी की है। तो रस सागर श्रीपति की, रस चंद्रोदय कवींद्र की, रसराज मतिराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। ये आपका सही मिलान हुआ। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर क्या है, कुछ पात्र दिए गए हैं और उन पात्रों को रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है, यानी कौन सा पात्र किस रचना में आएगा। तो कर्ण किस में है? तो कर्ण ये रसमृति का पात्र है। फिर कमला, कमला ये प्रलय की छाया रचना की पात्र है। फिर अवशीनरी, अवशीनरी ये उर्वशी रचना की पात्र है। और फिर राहुल, राहुल किसका? ये रशोधरा रचना का पात्र है। तो ये रहा आपका सही मिलान। और जो आपका इस प्रश्न के लिए कूट सही हो जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? विकल्प सी जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले अज्ञेय है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। फिर बच्चन की रचना कौन सी है? तो बच्चन की रचना सतरंगिनी है। रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप में। फिर पंत की रचना कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद। और दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। और इसमें आपका कूट कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विकल्प सी आपका जवाब। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो है क्या है, कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों से आपको मिलान करना है, यानी कौन सा कवि किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ये कविता आंदोलन से जुड़े हैं। फिर नरेश जी, नरेश जी ये जो है नकेनवाद आंदोलन से जुड़े हुए हैं। फिर शंभुनाथ सिंह जी ये नवगीत के आंदोलन के कवि हैं। और केदारनाथ अग्रवाल को आप लोग जानते ही हो, ये जो है प्रगतिवाद से आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है। और इसमें आपका कूट कौन सा सही होगा वो विकल्प ए माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, कहानियों को उनके पात्रों के साथ में आपको सुमेलित करना है, यानी कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है ये आपको बताना है। तो आकाशदीप कहानी का पात्र कौन है? तो बुद्धगुप्त है। फिर दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का पात्र कौन है? अतुल। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? तो ये बोधा सिंह है। और गैंग्रीन कहानी का पात्र कौन है? तो ये मालती है। यानी बुद्धगुप्त ये आकाशदीप कहानी में है, और मालती ये गैंग्रीन कहानी में है, अतुल दिल्ली में एक मौत कहानी में है, और बोधा सिंह ये उसने कहा था कहानी में है। और आकाशदीप कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। दिल्ली में एक मौत कहानी किसकी है? तो ये कमलेश्वर जी की है। किसकी है? कमलेश्वर जी की है। उसने कहा था, आप लोग जानते हैं किसकी है? गुलेरी जी की कहानी है। किसकी? गुलेरी जी की कहानी, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी। गैंग्रीन किसकी है? तो ये अज्ञेय जी की कहानी है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया यहाँ पर। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर माना जाएगा कूट के रूप में, तो वो आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगा, आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और आप सभी से निवेदन है अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। मिलेंगे आप सभी को अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।